हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड्स, ये अभी मतलब हॉट टॉपिक है। यही मतलब सब जगह यही बातें हो रही है इसी टॉपिक के बारे में। और इस वीडियो का टाइटल है फ्रेंड्स, द रियल रीज़न बिहाइंड द फूल ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट। और जिस चैनल का ये वीडियो है उस चैनल का नाम है गेट सेट फ्लाई फैक्ट। तो ये चैनल बहुत अच्छी है, हमको फैक्ट बताती है। जो कोई बड़े बड़े जो मतलब मामले होते हैं, मामले ना क्या बोलते हैं, उसके पीछे का जो रीज़न होता है वो बताती है। तो आइए पहले देख लेते हैं ये वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं गौरव और तारीख है 20 जून 2022। महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस होने के बाद शिवसेना के सीनियर लीडर एकनाथ शिंदे अचानक से गायब हो जाते हैं और उनका फोन वो भी अनरीचेबल रहता है। जब उनको खोजा गया तब ये पता चला कि असल में सिर्फ वही नहीं बल्कि उनके साथ 11 एमएलएस भी अनरीचेबल थे। एंड फ्यू आवर्स लेटर ये सभी एमएलएस बीजेपी रन स्टेट सूरत गुजरात में मिले। उन्होंने आपस में एक साथ मिलकर शिवसेना पार्टी को लेकर अपनी नाराजगी दर्शाई। अब ऑब्वियसली इसके बारे में सुनकर उद्धव ठाकरे कंसर्न्ड हो गए और उन्हें तुरंत अपनी पार्टी की मीटिंग बुलाई। लेकिन अपनी मीटिंग बुलाने पर जब उन्हें यह पता चला कि उनके 10-12 और एमएलएस गुजरात जाकर बैठ गए हैं, तब उन्हें पता चला कि मामला शायद बहुत ही ज्यादा गंभीर है। अब ऐसे अचानक क्या हो गया था कि महाराष्ट्र की रूलिंग पार्टी शिवसेना के खुद के नेता अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत करने लग गए। इसे समझने के लिए आपको पूरा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। तो उसी के लिए चलते हैं थोड़ा पास्ट में इन द हिस्ट्री। मैं बात कर रहा हूँ 1966 की, श्री बाला साहेब ठाकरे जी के दौर की, जब शिवसेना की विचारधारा यानी कि आइडियोलॉजी फॉर्मलाइज हुई थी। सन 1966 में बाला साहेब ठाकरे ने महाराष्ट्र में मराठी यूथ को अपॉर्चुनिटीज लूज करते हुए देखा, जिससे उन्हें यह रियलाइज हुआ कि मराठी यूथ को गाइडेंस की सख्त और जल्द ही जरूरत है। और इसी पर्पज से 19 जून 1966 में उन्होंने शिवसेना पार्टी की शुरुआत की। नाउ शिवसेना के शुरुआती दिनों में तो पार्टी का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल यही था कि मराठी मानुस यानी कि महाराष्ट्रियन लोगों के हित में खड़े होना और फाइट करना। लेकिन लेट 1970s तक राम मंदिर और बाबरी मस्जिद मसले के चलते शिवसेना ने जो स्टेटमेंट्स और डिसीजंस आगे रखे, उन एक्टिविटीज से लोगों को ये क्लियर हो गया कि सेना सिर्फ मराठी मानुस के लिए नहीं बल्कि हिंदुत्व के लिए भी खड़ी होती है। और ये मेरा जो हिंदुत्व है, ये हमारा राष्ट्रीयत्व है, और ये राष्ट्रीयत्व इस देश में गुनाह हो तो मैं बार बार करूंगा। इनफैक्ट इस मसले के दौरान जब हर कोई इस सिचुएशन को लेकर अपना ओपिनियन रखने से कतरा रहा था, तब बाला साहेब ठाकरे ने सबके सामने हिंदुत्व को लेकर अपना कमिटमेंट जाहिर किया और हिंदूस को एकजुट करने लग गए। इनफैक्ट उस दौर में उनका एक स्टेटमेंट काफी पॉपुलर भी हुआ कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब शिवसेना के ही खुद के अनुसार यहाँ तक वो एक प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। इनफैक्ट पार्टी का मेन मोटो ही मराठी माणूस के लिए लड़ना था। अरे आपण मराठी माणसं एकत्र येऊया। लेकिन फिर इसके कुछ टाइम बाद ही बीजेपी के लेट प्रमोद महाजन ने सेना को महाराष्ट्र में हिंदुत्व का नेतृत्व करते हुए देखा और इससे उनको रियलाइज हुआ कि शिवसेना की और बीजेपी की कोर आइडियोलॉजी एक्चुअली में काफी सिमिलर है। और इसी वजह से 1989 में बीजेपी और शिवसेना दोनों ने मिलकर इसी बेसिस पर युति यानी एक स्ट्रॉन्ग अलायंस खड़ा कर दिया, जिसने फिर कुछ साल बाद ही 1995 में महाराष्ट्र में भी सरकार बनाई। मैं मनोहर गजानन जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। उस समय महाराष्ट्र के सीएम तो मनोहर जोशी थे, लेकिन सिक्का तो बाला साहेब ठाकरे जी का ही चलता था। अब बीजेपी और शिवसेना का ये गठबंधन 30 सालों तक शेयर्ड आइडियोलॉजी के बेसिस पर काफी ज्यादा फला फूला, लेकिन फिर 30 सालों बाद इस रिश्ते में कुछ खराबी आ रही। साल 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस जी का 2014 का टर्म खत्म हुआ और 2019 के जनरल इलेक्शन सामने आए, तब उस समय इलेक्शन से पहले बीजेपी और सेना के बीच ये डिसाइड हुआ था कि इक्वल डिवीजन ऑफ पावर होगा, इंक्लूडिंग द पोजीशन ऑफ सीएम। अब डिस्कशन तो हो गया था। 24 अक्टूबर 2019 को जब रिजल्ट्स आए तो यूटी अलायंस आधे से भी ज्यादा सीट्स स्पेसिफिक
स्पेसिफिकली 161 सीट्स के साथ विनर घोषित करार दी गई। लेकिन जिस इक्वल पावर और सीएम पद को लेकर एग्रीमेंट हुआ था, उसी एग्रीमेंट पर इलेक्शन के बाद दोनों पार्टीज की सहमति नहीं हो पाई और इसी वजह से 3 नवंबर 2019 को शिवसेना और बीजेपी दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग कर दिए। अब ये दोनों पार्टीज अपनी असहमति से पॉलिटिकली तो भुगत रहे ही थे, लेकिन असली कहर तो महाराष्ट्र की जनता पर आने वाला था, क्योंकि जब दोनों ही पार्टी साथ ना हो तो मेजॉरिटी तो किसी की भी नहीं होगी और अगर मेजॉरिटी नहीं तो सरकार भी नहीं, और फिर ऐसे केस में ऑपोजिशन के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब एक स्टेट की सरकार बेसिकली बनती कैसे? सो बेसिकली एक स्टेट की सरकार को डिसाइड करने के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधानसभा के इलेक्शंस रखे जाते हैं और इन इलेक्शंस में हर स्टेट को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें हर पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो वहां से चुनाव लड़ेगा। अब इन सब अरेंजमेंट्स के बाद जब इलेक्शंस होते हैं तब सरकार बनाने के लिए एक पार्टी या फिर गठबंधन को एटलीस्ट 50% +1 सीटों की मेजॉरिटी बनानी होती है। एंड अगर आपको मेजॉरिटी ऑफ द वोट जीतने होंगे तो आप में होने चाहिए कुछ ऐसी खूबियां जो आपको एक पीपल पर्सन बनाती है। माइंड यू, पीपल पर्सन बनने में ऑब्वियसली आपके वैल्यूज तो काम करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा आपकी ओवरऑल अपीयरेंस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो स्टडीज के मुताबिक एक वेल ग्रूम्ड स्पेशली बियर्डेड मैन इंडिकेट करता है ट्रस्टवर्दीनेस, जेनरोसिटी, वाइसनेस और काइंडनेस के 19 में जैसा हुआ, अगर वैसा सिनेरियो बन जाता है, मतलब कि किसी भी पार्टी या अलायंस की क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती, तो उसे हंग असेंबली कहा जाता है। अब ऐसे में किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए दूसरी पार्टीज का सहारा लेना ही पड़ता है और नवंबर 19, 2019 को बीजेपी से सीएम पोस्ट नहीं मिलते देख शिवसेना ने अपने 56 एमएलएस के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी के 44 एमएलएस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के 54 एमएलएस के साथ गठबंधन बना लिया। अब ये काफी अननेचुरल और वियर्ड था, क्योंकि दोनों ही पार्टीज काफी समय से राइवल पार्टीज हुआ करती थी और इन दोनों की आइडियोलॉजी शिवसेना से टोटली डिफरेंट थी, क्योंकि ये लेफ्ट लीनिंग पार्टीज है और शिवसेना राइट लीनिंग पार्टी है। बट नॉनदलेस इन तीनों के इस गठबंधन को महाविकास अघाड़ी MVA नाम दे दिया गया और इस कोएलिशन ने अपने टोटल 154 सीट्स के साथ गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया और सेना ने अपनी सीएम की पोस्ट को भी। 20 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे जी सेना के तीसरे और ठाकरे फैमिली के पहले सीएम बने। अब अपनी इस जीत से सेना के बाकी मेंबर्स काफी खुश थे, लेकिन इस जीत को हासिल करने के लिए शिवसेना का कोएलिशन गवर्नमेंट बनाने का जो डिसीजन था, उससे कुछ एमएलएस के मन में खटास पैदा होने लगी, क्योंकि यहाँ पर उनका मानना यह था कि कांग्रेस और एनसीपी से दोस्ती होने की वजह से शिवसेना अपनी ओरिजिनल राइट लीनिंग आइडियोलॉजी से कंप्लीटली खो गई है और धीरे धीरे गवर्नेंस और पॉलिटिकल डिसीजंस को देखकर उनके मन में ये खटासा और बढ़ने लग गई। कुछ ऐसे इवेंट्स भी हुए जो नेगेटिव इंपैक्ट छोड़े, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहली कोएलिशन मीटिंग। अलायंस के दूसरे दिन ही कोएलिशन मीटिंग में समाजवादी पार्टी के लेजिस्लेटर अबू आजमी उद्धव ठाकरे के साथ बैठे थे। अब ये वही अबू आजमी थे जो हमेशा से बाला साहेब ठाकरे के अगेंस्ट कहते आ रहे थे और एक बार तो उन्होंने बाला साहेब जी को ओल्ड एंड सेनाइल तक कह दिया। दूसरा इवेंट, कॉन्फ्रेंस विद एंटी सीएए मुस्लिम लीडर्स। जनवरी 2020 उद्धव ठाकरे ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को अपोज करने वाले मुस्लिम लीडर्स से मीटिंग की। ये कॉन्फ्रेंस इसीलिए रखा गया था क्योंकि लीडर्स चाहते थे कि गवर्नमेंट सीएए और एनआरसी को अपोज करे। इनफैक्ट इस मीटिंग में तो रजा एकेडमी के फाउंडर अलहाज सईद नूरी भी मौजूद थे और ये रजा एकेडमी वही एकेडमी थी जिसने महाराष्ट्र में कई वायलेंट और एक्सट्रीमिस्ट अटैक्स कंडक्ट किए। बेसिकली एक रैडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है लाइक पॉपुलर फ्रंट इंडिया PFI। तीसरी बात, वीर सावरकर इंसल्ट। वीर सावरकर जिन्हें शिवसेना फादर ऑफ हिंदुत्व मानती आई है, जिनकी रिस्पेक्ट सेना सबसे ज्यादा करती है, उन्हीं की इंसल्ट ऑल इंडिया कांग्रेस सेवा दल अ फ्रैक्शन ऑफ कांग्रेस ने की थी। बट इस इंसल्टिंग इंसिडेंट को शिवसेना बिना कुछ कहे ऐसे ही देखती रही। अब ये सब देखकर जब कुछ एमएलएस जो बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना की आइडियोलॉजी से एग्री करते थे, उन्हें ऐसा लगने लगा कि सेना सिर्फ तख्त के लिए, सीएम की कुर्सी के लिए, उन्हीं के खुद के साथ और महाराष्ट्र की जनता के साथ गद्दारी कर रही है। उनका मानना यह था कि हम अपने विचारधाराओं से, अपने रूट से, अपनी आइडियोलॉजी से सेपरेट हो चुके हैं और ये वो पर्पस नहीं है जिस वजह से ये पार्टी बनी थी ऑन द फर्स्ट प्लेस, और बस इसी वजह से उन्होंने शुरू कर दिया रिवोल्ट करना। अब आपने नोटिस किया होगा कि शिवसेना के इस रिबेलियन के फोरफ्रंट पर एकनाथ शिंदे जी नाम के एक शिवसेना के एमएलए थे जो कि अभी महाराष्ट्र के नए सीएम बन चुके हैं। वेल, उनका कहना यह था कि इन रीजंस के अलावा उनका शिवसेना से अलग होने के
और कोई भी रीजंस नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा कि एक सीनियर लीडर होने के बावजूद भी पार्टी में उन्हें अक्सर साइडलाइन कर दिया जाता है। इन स्पेसिफिक वो यूथ लीडर आदित्य ठाकरे से काफी नाराज थे, क्योंकि शिंदे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA के चेयरमैन थे। अब उनके चेयरमैन होने के बावजूद आदित्य ठाकरे उन्हें साइडलाइन करके MMRDA की मीटिंग्स खुद चेयर करते थे और अपने एंड से कमिश्नर्स को शिंदे के एब्सेंस में ऑर्डर्स इशू करते थे। दूसरी बात, उद्धव ठाकरे के रेजिडेंस और महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में मेजर इन्फ्लुएंस प्ले करने वाले मातोश्री बंगलो में जाकर उद्धव ठाकरे जी से मिलने की वो पिछले 2 साल से कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कभी भी मिलने ही नहीं दिया गया, जिससे कि वो डायरेक्टली अपने कंसर्न्स उनके सामने रख सके। और तीसरी बात, शिंदे का सिक्योरिटी कवर उस टाइम पर Z लेवल का था और वो ये चाहते थे कि उन्हें Z+ लेवल की सिक्योरिटी कवर मिले, जो शरद पवार को मिनिस्टर नहीं होते हुए भी दी जा रही थी। लेकिन उनकी इस डिमांड को भी पार्टी ने पूरा करने से इनकार कर दिया। सो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस करने के बाद शिंदे और बाकी के MLAs ने पार्टी से अलग होने की सोची और इसी वजह से 20 जून 2022 को शिंदे के साथ बाकी MLAs भी रिबेल करके सूरत निकल गए। अब जाहिर सी बात है, MLA रिबेलियन करेंगे तो उद्धव ठाकरे शांत थोड़ी ना रहने वाले। उन्होंने भी एक्शन लिया। उन्होंने 16 रिबेल MLAs को एंटी डिफेक्शन लॉज के अंदर नोटिस भिजवानी शुरू कर दी। अब एंटी डिफेक्शन लॉ एकदम सिंपल है। बेसिकली अगर कोई MLA किसी एक पार्टी के टिकट पर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन जीतता है और फिर जीतने के बाद वो उस पार्टी को छोड़ देता है तो उसे डिफेक्शन कहते हैं और इसका नतीजा डिस्क्वालिफिकेशन। पर इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर पार्टी के टोटल MLAs में से 2/3 MLAs एक साथ निकल जाते हैं तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। इस केस में 37 MLAs चाहिए थे टू प्रिवेंट डिस्क्वालिफिकेशन और एक बार इतने नंबर ऑफ MLAs अचीव कर लिए तो उसे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बल्कि स्प्लिट कहा जाएगा। अब इसी के बेसिस पर शिंदे ने ये नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और इस डिस्क्वालिफिकेशन पर स्टे लगवा दी। और जैसे ही एपेक्स कोर्ट ने एंटी डिफेक्शन पर स्टे इशू किया, जो कि शिवसेना के अगेंस्ट था, ये देखकर 29 जून 2022 की रात को CM उद्धव ठाकरे ने अपना रेजिग्नेशन गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी को सौंप दिया। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 164 क्लॉज 2 क्लियरली ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेजिस्लेटर के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब कि अगर CM ही नहीं रहेंगे तो उनकी काउंसिल भी एग्जिस्ट नहीं करेगी और इसीलिए CM ठाकरे के रेजिग्नेशन के साथ ही प्रेजेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्रैश हो गई। और अब किसी भी स्टेट में CM की वैकेंसी होने पर उस पूरे सिनेरियो में गवर्नर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब भी कोई गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस फेस करती है, यानी उनके पास मेजॉरिटी MLAs नहीं होते, तब करंट गवर्नमेंट को अपनी मेजॉरिटी प्रूव करके गवर्नर को दिखाना पड़ता है। लेकिन महाराष्ट्र के केस में CM ने खुद ही रिजाइन कर लिया और अब यहाँ पर गवर्नर का रोल ये हो जाता है कि वो लार्जेस्ट पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए इनवाइट करेंगे और महाराष्ट्र में अगली गवर्नमेंट फॉर्म होगी। और ऐसा हुआ भी। 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए CM बने और देवेंद्र फडणवीस डिप्यूटी CM। शिंदे ने खुद को सेना लीडर घोषित करके बीजेपी के साथ कोएलिशन करके महाराष्ट्र में गवर्नमेंट फॉर्म कर ली। एंड एट द एंड हमारे सामने सिर्फ 2 ही लोग रह गए, एक एकनाथ शिंदे जिनका ये कहना है कि बाला साहेब ठाकरे हमारे पिता है और हम उनके उसूलों से भटकना नहीं चाहते, और दूसरी ओर उद्धव ठाकरे शिवसेना के चीफ लीडर जिनका ये कहना है कि एकनाथ शिंदे हमारे बाप का नाम यूज करके हमें पीठ पे खंजर भोंक कर चला गया। वेल, इसे इस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो कि एक तरफ उद्धव ठाकरे जी है जो कि बाला साहेब ठाकरे के बायोलॉजिकल चाइल्ड है और दूसरी तरफ है एकनाथ शिंदे जो बायोलॉजिकल चाइल्ड तो नहीं है बट आइडियोलॉजिकल चाइल्ड है। सो या दोनों के अपने सोचने के नजरिए। सो आप किसकी विचारधारा से सहमत? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और अगर इस वीडियो देख के कुछ भी नया सीखने मिला एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। स्टे क्यूरियस फ्रेंड्स, एज ऑलवेज कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। हाँ फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा वीडियो था। गुरु जी का जब भी वो वीडियो बनाते बहुत अच्छा बनाते हैं फ्रेंड्स, और हम लोगों को फैक्ट काफ़ी बताते हैं। तो इसमें अब जो इनका जो फैक्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, अब वो छुपा नहीं रह गया है क्योंकि अब ज़्यादातर हमारे सामने ही है। और अभी गवर्नमेंट बन गई है, मतलब किसकी गवर्नमेंट बोले, क्योंकि जो एकनाथ शिंदे जी है वो बोले हम शिवसेना है, और जो उद्धव ठाकरे जी है वो बोल रहे हैं कि हम शिवसेना है। तो अभी गवर्नमेंट और बीजेपी बोल रही है कि हम बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। मैक्सिमम जो सीटें हैं वो बीजेपी के पास है, और CM हालांकि बनाए गए हैं
एकनाथ शिंदे जी की ये मांग नहीं थी कि हम सीएम बने, लेकिन उनको बनाया गया है बीजेपी की तरफ से। और डिप्टी सीएम बने हैं देवेंद्र फडणवीस, वो बने जो पहले महाराष्ट्र के वो थे सीएम थे। तो और बेसिकली इसमें पूरा देखे फ्रेंड्स, हाँ अभी फ्लोर टेस्ट बाकी है। हालांकि बीजेपी को जो सरकार बनाई है, सरकार किसकी सरकार बोले ये समझ में नहीं आ रहा है, बीजेपी की बोले कि शिवसेना की बोले, क्योंकि अभी इसी के पीछे लड़ाई चल रही है कि असली शिवसेना कौन है। और फ्लोर टेस्ट अभी बाकी है, फ्लोर टेस्ट होगा सोमवार को। हालांकि सरकार मतलब दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुमत के आंकड़े के पार ही है। जो एकनाथ शिंदे जी के साथ जो विधायक है और बीजेपी के जो विधायक है वो बहुमत से ऊपर ही है, तो हालांकि दिक्कत आनी नहीं चाहिए। और बस यही है कि हम किसकी सरकार बोले। और दूसरी बात ये है कि जब 2019 में इलेक्शन हुआ था तब हम लोग ये सुने थे कि शिवसेना और बीजेपी में ये हालांकि बीजेपी का ये मानना था कि नहीं बोला था पहले, ये मतलब करार नहीं हुआ था कि ढाई साल सीएम रहेगा, 2.5 साल सीएम बीजेपी का रहेगा और 2.5 साल शिवसेना का रहेगा। लेकिन जब इलेक्शन मतलब जीते और काफ़ी जनता ने समर्थन दिया दोनों ही एयरलाइंस को, बीजेपी और शिवसेना की पार्टी को, तो उसके बाद फिर ये विवाद हो गया कि बीजेपी बोली कि हमारा ही 5 साल के लिए सीएम रहेगा, क्योंकि काफ़ी मतलब मैक्सिमम सीटें जो आई थी एयरलाइंस में वो बीजेपी की आई थी। और उसी के चलते विवाद हुआ था। और उसी विवाद में फिर आप सब जानते ही है फ्रेंड्स के कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार जी की पार्टी के साथ उन्होंने एलायंस किया था। तो ऑल ओवर देखे ना फ्रेंड्स, तो ये विचारधारा की ही लड़ाई है, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे जब तक रहे हैं तब तक कांग्रेस के साथ वो कभी नहीं गए थे, और ये कांग्रेस के साथ एयरलाइंस था। और जो एनसीपी है वो भी मतलब एक तरफ से राइवल पार्टी ही बोलेंगे, वो दोनों राइवल पार्टी थी, उनके साथ तो काफ़ी सारा इम्पैक्ट पीछे ये पड़ा कि शिवसेना ने मतलब सीएम के पद के लिए ये सब कुछ किया है, तो उससे विचारधारा को काफ़ी हानि पहुंची थी फ्रेंड्स। तो यही 2.5 साल से चलते चलते आ रहा था और आज रिजल्ट ये निकला है फ्रेंड्स। तो और अभी सरकार जो है वो किस पार्टी की सरकार बोले वो तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एकनाथ शिंदे जी सीएम बन गए फ्रेंड्स। तो बेसिकली ये बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा पे कौन चल रहा है उसकी ही लड़ाई है ये। और उद्धव ठाकरे जी उनके जैसे पुत्र है, और मतलब और जो एकनाथ शिंदे जी है वो उनके मतलब बोले कि आइडियोलॉजी यानी विचारधारा से उनके पुत्र हैं। तो इसी के पीछे लड़ाई चल रही है फ्रेंड्स। हम लोग तो यही चाहेंगे कि लास्ट में पूछा गया कि आप किसके साथ हैं, हम तो चाहेंगे कि महाराष्ट्र की जनता की भलाई हो। हम लोग तो जनता की भलाई के साथ है फ्रेंड्स। लीडर जो भी बने अच्छा काम करे सबके लिए फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत बहुत अच्छी थी। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड। मेरे सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते? लाइक करो और भी अच्छा लगे तो आप कमेंट्स करो। और एक बात मैं आपको बोलूँगी कि इसमें बोला गया कि शिवसेना का ये वैसे बोले तो तीसरा मुख्यमंत्री है। तो आगे जो 2 मुख्यमंत्री शिवसेना के जो सीएम बने वो कौन थे? अगर आप नाम जानते हो तो मेरे को ज़रूर बताना कमेंट्स में। और अब मिलते हैं फ्रेंड ऐसे ही किसी अच्छी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।